मैं बुखारी साहब अब आपसे ज़रा जानना चाहती हूँ, मुझे ये बताइएगा कि कल जो फ़लस्तीन के मामले पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, अब आप हर जगह भी देखें, हम छोड़ दें सोशल मीडिया क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, आप सीनियर सहाफ़ियों की गुफ्तगू सुने, आप उसके अलावा जो सियासी मुखालिफिन हैं आप उनकी बात करें, ये भी छोड़ दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की साबिका ब्यूरोक्रेट्स की गुफ्तगू आप सुने। लग ऐसा रहा है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन के मामले पर सिर्फ एक बहाना था, लेकिन बैकडोर कुछ और ही हुआ। क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम की इब्तिदाई में भी कहा कि जब दो ब्रेक्स आई तो उस दौरान जरदारी साहब से भी मौलाना साहब की मुलाकात हुई और फिर उनकी मुलाकात जो हुई वो नवाज शरीफ साहब से भी हुई, और अब ये कहा जा रहा है कि शायद एक एग्रीमेंट हो गया है कि किस तरीके से आईनी तरमीम के मामले को आगे लेकर बढ़ा जाएगा। देखिए, जब भी इस तरह की एपीसीज हुई हैं माजी में भी, वो मैंने कवर भी की हैं, और वो जो पीछे बैकड्रॉप में मीटिंग्स हो रही होती हैं उनके बारे में भी ख़बरें फ़ाइल की हैं। इस एपीसी का मकसद था कि हमारी कौम की जानिब से एक मैसेज जाए सॉलिडारिटी का गज़ा के मज़लूम अवाम के लिए, और वो मैसेज गया 1 साल बाद। इसका पर्पज़ 1 साल बाद 1 साल बाद कह लीजिए, इसमें हमारी नेशनल असेंबली से भी मैसेज गया, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ एग्री करता हूँ जी 1 साल बाद बहुत डिलेड था, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें इट वाज एन एक्सीलेंट स्पीच एट द यूएन, बड़ी अच्छी स्पीच थी। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया, और अनफॉर्चुनेटली फिर अगेन पीटीआई जिसको होना चाहिए था, यही बहाने होते हैं जिस पे हम मेरे जैसे बंदे जमहूरियत पसंद या वो लोग जो डायलॉग के बड़े हामी हैं, हम लोग ये कहते हैं कि इन्हें कोई ना कोई बहाना मिलना चाहिए मिल बैठने का। और ये एक ऐसा कॉज था कि इस पे पीटीआई की फेस सेविंग भी हो सकती थी कि एक बिल्कुल, मैंने भी कल यही गुफ्तगू की थी कि ना आप किसी मेन मेंबर को भेज दें, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को भेज दें। एग्जैक्टली। तो कॉज तो वो सर्व हो गया, आपकी तरफ से एक सॉलिडारिटी का मैसेज भी चला गया। ये जो साइडलाइन पे मीटिंग्स होती हैं मेरे ख्याल में ये होती रहती हैं, और उसमें पॉलिटिकल मसलन माजी में भी इस तरह की 2-3 एपीसीज हुई, उसमें भी यही था। चूँकि मुल्क हमारा अनफॉर्चुनेटली हमेशा किसी ना किसी पॉलिटिकल डेडलॉक का शिकार रहता है। यानी मुशर्रफ दौर में एपीसीज जो हुई तो उसमें साइडलाइन पे ये गुफ्तगू हो रही होती थी जनाब आप जान कैसे छुड़वानी है। उससे पहले भी जो होती रही मियां नवाज शरीफ के दौर में, जब 97 वाला दौर था कू से पहले का, उसमें भी एपीसी हुई तो साइडलाइन पे गुफ्तगू ये होती थी कि इनसे कोई बातचीत कर लें, हालांकि एजेंडा ये होता था कि जनाब इनके खिलाफ हमने मूवमेंट चलानी है। तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर मौलाना की हो गई मुलाकात नवाज शरीफ साहब से, सदर आसिफ जरदारी से, आपको लगता है मौलाना मान गए? मुझे ये लगता है कि मौलाना ने जो उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक तो मौलाना ने उन्हें कहा कि जनाब चूंकि मैं अकेला हूँ, गफूर हैदरी साहब आए हैं, हम 2 बंदे हैं, पार्टी की आदत से हम बात करेंगे। दूसरा, हमारा अपना जो ड्राफ्ट जो हमने किया है वो तकरीबन कंप्लीशन के करीब है, वो हम आपसे शेयर करेंगे, उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे। सो मैं नहीं कहूँगा कि मौलाना अभी मान गए हैं, मेरा ख्याल है कि वो अपना ड्राफ्ट जो है वो सबमिट करने के बाद फाइनल। जैसे मौलाना की अपनी खुद की भी एक ख्वाहिश रही है, सियासी ख्वाहिश में इसको कह सकती हूँ, एक मुस्बत अंदाज में कि 25 अक्टूबर के बाद इस मामले को टेबल किया जाए तो जरा ज्यादा बेहतर हो सकता है कि थोड़ा सा डिले भी उनकी तरफ से। अब जो वो मुसवदा पेश करेंगे आपकी एससीओ के बाद करेंगे, उसके बाद नेगोशिएशंस होंगी और उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। तो मेरा ख्याल है वो जो 25 अक्टूबर वाली आप बात कर रही हैं, मैं उससे 200% इत्तेफाक करता हूँ कि वो टेबल जो है वो 25 के इर्द गिर्द ही होगा, या 24 को या 26 को। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बन जाती हैं, ये एक बेंच बन जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आईनी अदालत का क़याम ही अमल में लाया जाए। तो क्या मामलात हल हो जाएंगे? मगर शर्त, वो कहते हैं ना कि शर्त एक होनी चाहिए कि काजी फायजी साहब तब भी उस बेंच को लीड नहीं करेंगे, उसको हेड नहीं करेंगे। बुखारी साहब यू टेक। अच्छा, सबसे पहले तो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, आपके प्रोग्राम में एग्जैक्टली 1 हफ्ता पहले मेरे 3 मोहतरम दोस्त आए हुए थे जो यहाँ पे तकरीर कर रहे थे, और फिर मेरा फिक्रा भी एक मुकम्मल नहीं होने दिया। मैंने उसमें भी अर्ज़ की थी कि अगर काजी फायज़ ईसा ने एक्सटेंशन ना ली, वैसे तो एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं कहाँ से जनरेट हुआ है, जो मैक्सिमम हो सकती है वो रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। हसनैन साहब बैठे हैं, साकिब बशीर साहब इधर बैठे हैं। अगर अमेंडमेंट आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनता है, उसको हेड करते हैं, तो एक्सटेंशन नहीं होगी, वो रीअपॉइंटमेंट होगी टेक्निकली। तो मुझे वो भी नहीं लगता
कि ऐसा कोई सिनेरियो हो। तो आपके प्रोग्राम में मैंने उन 3 दोस्तों को कहा, वो गुस्सा भी कर गए कि अगर इस तरह ना हुआ तो आप माफ़ी मांग लीजिएगा, क्योंकि हम उस प्रोग्राम में लेकिन री अपॉइंटमेंट पर मेरा एक छोटा सा एक मैं उस मौकिफ पे ले लीजिए कि सर जी कान ऐसे पकड़ें वैसे पकड़े, बात एक ही। अभी देखिए 2 जजेस की री अपॉइंटमेंट हुई है एडहॉक की बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में। हमने उस पर तो कोई शोर नहीं मचाया कि ये जजेस को क्यों री अपॉइंट किया गया एडहॉक बेसिस पे। सो मेरा ख्याल है कि जो ना पॉलिटिकल इंटेंट है पीछे, क्रिटिसिज्म के भी और फेवर के भी, दोनों तरफ की बात करो। लेकिन मुझे लगता है कि ये कम अज़ कम काजी फाइज ईसा की हद तक होने नहीं जा रहा है। जहाँ तक आपके सवाल का पहला हिस्सा है, 2008 में मैंने पहला आर्टिकल लिखा जिसमें मैंने रिमाइंड करवाया मुस्लिम लीग नवाज को, जिसमें पीपल्स पार्टी को रिमाइंड करवाया जी COD में आपने मेंशन किया था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बेंच हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल का हल नहीं हो सकता। आप केसेस की तादाद देखिए, आज आप क्या डिस्कस कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस, दोनों आपने कंपैरिजन किया। कौन सुन रहा है? सुप्रीम कोर्ट। मतलब वो जजेस जो इतनी हैवी सैलरीज लेते हैं, जिनका काम है कि अवाम को रिलीफ दें, अवाम की पिटीशन सुने, वो किसकी पावर कॉरिडोर। लेकिन आखिरी बात तो कर लेने दीजिए। आप ज़रा जर्मन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसका मुतालिया कीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में भी अगर आ गया तो फ़ायदा होगा। ठीक है।